अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो भाई? मुबारक हो आप सबको। आप सब ने जो एक सफ़र शुरू किया था हमारे साथ ऑलमोस्ट एक क्वार्टर पहले, वो अब बहुत खूबसूरती से एंड होने वाला है क्योंकि आईकैप ने असाइनमेंट्स दे दिए हैं। और आज हम उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि आईकैप ने आपसे क्या डिज़ायर किया है कि क्या एक्सपर्टीज़ लेवल हो आपके पास। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई देखो, ये है असाइनमेंट 2। इसमें है क्या बेसिकली कि एनोल्यूशंस एक डेटा एनालिटिक्स की फर्म है, ठीक है, और उसको हायर किया है एक लीडिंग T20 फ्रेंचाइज ने। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि देखो थोड़ा सा ना अभी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। असाइनमेंट तो आसान है, समझो हो ही गई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझ लो क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव ऑलवेज हैड द प्लेजर टू बी अ वेरी गुड क्रिकेटर। मेरा साइज़, मेरी हाइट जब एक प्रोफेशनल क्रिकेटिंग बैट जितनी नहीं थी ना, उससे भी पहले से मेरा ताल्लुक़ है क्रिकेट से। उसकी वजह यह है कि माय फादर हैज़ बीन अ वेरी गुड स्पिनर एंड ही हैड प्लेड एट डिपार्टमेंट लेवल। तो अब ये क्रिकेट का ही सवाल था, अपनी क्रिकेटिंग की यादगार। ये देखो, जैसे मैं कहता हूँ ना यार कि सिर्फ कोड जान लेना ज़रूरी नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। भाई साहब, मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा अहम है डोमेन नॉलेज। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बोला कि मैं ख़ुद एक क्रिकेटर हूँ और क्रिकेटिंग फैमिली से आता हूँ, तो क्रिकेट की सेंस मुझे यूँ समझ लो कि जितना तुम ये डेटा में जानते हो ना कि डेटा की कितनी अच्छी सेंस है, और उससे ज़्यादा अच्छी सेंस मुझे क्रिकेट की है। ठीक है, तो एक वेन डायग्राम बनाओ जिसमें एक तरफ तुम रखो एआई एंड डेटा एनालिटिक्स को, दूसरी तरफ रखो क्रिकेट को। तो उस वेन डायग्राम का जो कलर्ड पार्ट होगा ना, वो भाई। तो चलो बात चलते हैं आगे। अच्छा देखो, अब क्या करना है कि स्ट्राइक रेट की बेस पे डिटरमिन होना है कि भाई प्लेयर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसको हम विजुअली देख लेते हैं। अच्छा, CSV फाइल है, CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एक्सेल में ओपन हो जाएगी, एक्सेल में कर लेना। तो हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स है, मैचेस हैं, और अच्छा प्लेयर्स के साथ टीम का नाम है, सही है, बेस्ट है। और इनिंग्स हैं, NO है, NO क्या चीज़ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अच्छा देखो, डेटा जब भी दिया जाता है ना उसके साथ मेटा डेटा देते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? ये डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा हमें डेटा के बारे में बताता है। तो NO मीन्स नॉट आउट इनिंग्स। NO का मतलब ये है कि उसने बैटिंग तो की है लेकिन वो नॉट आउट रहा है। रन्स है, HS है, और एवरेज है, BF स्ट्राइक रेट 150, 0 और चौके और छक्के। ठीक है, तो एवरेज बैटिंग है, और BF इज़ बॉल्स फेस्ड। ठीक है, और HS इज़ द हाईएस्ट स्कोर, और इसमें जहाँ स्टेरिक लगा हुआ है उसका मतलब है नॉट आउट। तो चलो भाई, डेटा डिक्शनरी तो हमने पढ़ ली, डेटा सेट भी हमने देख लिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ। तो चलो भाई, पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर A। और क्वेश्चन नंबर A में हमारे पास है कि नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेनी है। तो हमारे पास क्या नेसेसरी लाइब्रेरी है, हमें क्या पता भाई? हमें अभी नहीं पता कि क्या नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो फिर हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमें लाइब्रेरीज चाहिए, हमें फर्स्ट 5 रोज़ को डिस्प्ले कराना है और डेटा टाइप्स को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले कराने के लिए हमें ज़रूरत है भाई पांडास की। तो पांडास हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पांडा इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब देखो कि डेटा फ्रेम का नाम हमें दिया हुआ है, तो हमने इसी नाम से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है कि डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पांडास में रीड करें, PDs पांडास, और CSV है हमारी फाइल तो CSV रीड करें। और करंट डायरेक्टरी में रखी हुई है, इसलिए हमें कोई लोकल डायरेक्टरी का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। ये रीड हो गया। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेइंग द फर्स्ट 5 रोज़। देखो, हेड का जो फंक्शन है ना वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज़ को ही डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है 5 रोज़,
लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और पूछा होता 10, 8, 3, 1 जो भी, तो फिर हम इसके अंदर काउंट लिख देते। इधर मैं 6 लिखता हूँ अगर, तो ये देखो 6 डिस्प्ले कर देगा। अब मुझे 5 चाहिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डाटा की टाइप्स डिस्प्ले करनी थी उसके बाद, तो भाई डाटा की टाइप्स हमने देख ली, DF1 जो हमारे डाटा फ्रेम का नाम है, उसके बाद डी टाइप्स, और हमें पता चल गया कि इंटीजर हैं 2 कॉलम हमारे पास और बाकी सब कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, लेकिन यार स्ट्राइक रेट, सेंचुरीज, 50s, बाउंड्रीज, एवरेज, हाई स्कोर, रन्स, नॉट आउट, ये चीज़ें यार ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती हैं? ये तो न्यूमेरिक होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि मेरा डाटा है कुछ और नज़र कुछ और आ रहा है, तो मुझे डाटा की क्वालिटी देखनी है पहले, सही है। कुछ भी अभी यहाँ पे समझो कि एक तरीके से हमें ब्रेक लगाए, हमने अब असाइनमेंट के साथ आगे नहीं जाना, अभी डाटा पर काम करना है। अच्छा, मैंने कहा चलो 2 न्यूमेरिकल कॉलम है, उनका डिस्क्रिप्शन देखता हूँ। मुझे काउंट मिल गया 213 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सब चीज़ें। अच्छा, अब डाटा की इन्फो जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चला भाई 213 का काउंट आ रहा था। 213 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन ये बड़ी क्रिटिकल बात जो मैं करने लगा हूँ अभी, कि अभी तक कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। और डाटा की टाइप क्या है? कैटेगरी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि बेटा ये कॉलम्स प्राइमरीली नंबर्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो स्टेरिक रिमूव करना है हाई स्कोर के कॉलम से, तो सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया, DF1 इज़ आवर डेटा फ्रेम, उसके अंदर हाई स्कोर का कॉलम, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं, स्ट्रिंग ऑपरेशन। अच्छा, कंटेन्स स्टेरिक, कितनी वैल्यूज़ हैं जिनमें स्टेरिक आता है, ठीक है, ये देखने के लिए। रिजेक्ट फॉल्स है और उनका हमने सम ले लिया, तो हमें पता चला कि 73 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिनमें नंबर के साथ स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक है। या फिलहाल चलो हम नंबर नहीं कहते, क्योंकि अभी तो हमारी डाटा टाइप कैटेगरी है ना, तो 23 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिनके साथ स्टेरिक लगा हुआ है। अच्छा, फिर एक और स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि वही डाटा फ्रेम 1 के अंदर हाई स्कोर इज़ इक्वल टू का मतलब ये कि अब ये जो मैं काम करने वाला हूँ, इस काम को आप करने के बाद इधर स्टोर कर देना, ठीक है भाई। तो यही कॉलम उठा लो, स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, कौन सा वाला? रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस करना है? स्टेरिक को रिप्लेस करो, किसके साथ? किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। और रिजेक्ट्स को फॉल्स। अब जब मैंने ये परफॉर्म किया तो मुझे पता चला कि कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। वो व्हाट्सएप के ब्लू टिक जो होते हैं ना, वो हमारे पास ग्रीन टिक होते हैं। अच्छा, अब कोड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यार मैं यहाँ पे ABC इज इक्वल टू 1 लिख देता, फिर भी कोड तो एग्जीक्यूट हो जाता भाई। लेकिन जो मेरा पर्पज़ था कोड एग्जीक्यूट करने का, वो सर्व हुआ या नहीं हुआ? तो मैं यही वाला कोड दोबारा रन कर लेता हूँ ना यार। अगर इस कोड को पहले रन करने पे 73 आ रहा था, दोबारा रन करूँगा तो 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट इस कोड को दोबारा रन करता हूँ और मेरा यार ये आंसर्स पहले से आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि आउटपुट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा देखो 0 हो गया, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब उसके बाद क्या था? अच्छा, न्यूमेरिकली एंड स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट कॉलम्स, ठीक है। ये देखो, एंड कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ हाईएस्ट स्कोर एंड अदर स्टेटिस्टिकली रेलेवेंट कॉलम्स टू न्यूमेरिक। वही बात आ गई ना जो हमने पहले की थी कि भाई ये ऑब्जेक्ट कैटेगरीज के साथ हम थोड़ी चल सकते हैं यार, चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखो मुझे बताओ कि आई कैप तुम्हारे मार्क्स देता है, तो वो नंबर होते हैं या कैटेगरी होता है? यकीनन कैटेगरी भी होते हैं, ठीक है ना, पास और फेल की डिफ्रेंसिएशन है एक, लेकिन जो मार्क्स इटसेल्फ है वो तो नंबर्स है ना। यही काम इधर हो रहा है। अच्छा, अब देखो यार, ये हार्मोनियस एनालिसिस क्या है भाई?
डेटा को ना हार्मनी में पढ़ा जाता है, पूरा डेटा एज अ होल पढ़ा जाता है, चंक नहीं लिया जाता। ठीक है, तो पूरे डेटा को पढ़ा जब मैंने डीएफ हेड और डी टाइप के ज़रिए। डीएफ हेड से मैंने क्या पढ़ा था, ये मेरे पास डीएफ हेड था कि देखो ये कॉलम्स मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं सारे के सारे, है ना। और डी टाइप से मुझे क्या पता चला था, कि न्यूमेरिकल कॉलम्स की टाइप कैटेगरी हुई हुई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये स्टेटिस्टिकली रेलेवेंट क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई ये जो कॉलम्स थे ना, ये सारे न्यूमेरिक कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और देखो एक लिस्ट में इनको सेव कर दिया। ये लिस्ट है ना न्यूमेरिक कॉलम्स। अच्छा, अब सिंपल भाई इन पे हमारे पास पांडास देखो बहुत पावरफुल है। इसमें दो फंक्शंस, एक हम अप्लाई करते हैं जो डाटा फ्रेम का फंक्शन है, और एक टू न्यूमेरिक है। टू न्यूमेरिक जो है वो टाइप कन्वर्ट करता है। और एरर कोर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे एरर आएगा ना उधर ये नैन कर देगा। ठीक है, नैन मतलब कि नॉट अ नंबर। सही है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा होगा, कोई सिंबल होगा, तो उसको नॉट अ नंबर कर देगा। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ और यार, देखो ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगा कोड वैसे तो, लेकिन कोड पे मैं यार शुरू से आदत है और बहुत गंदी आदत है, वक्त लग जाता है इसमें बहुत सारा, कि मैं कोड पे एक्सटेंसिवली कमेंट्स करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा कोड सिर्फ मेरी प्रोप्राइटरी थोड़ी है यार, सबने यूज़ करना है ना, तो सबको समझ में भी आना चाहिए कि किया क्या हुआ है, इसलिए। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया है कि न्यूमेरिक कॉलम्स का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, लिस्ट थी ये वाली। तो df1 के अंदर से न्यूमेरिक कॉलम्स ले लो, मतलब df1 के अंदर से मैचेस, इनिंग्स, नॉट आउट, रन्स, हाई स्कोर, एवरेज, बॉल्स फेस्ड, स्ट्राइक रेट, सेंचुरीज, 50, जीरोज और बाउंड्रीज ले लो। और लेके क्या करो, ये बात हो रही है ले लो वाली। ठीक है, और ये है कि सेव कर दो। अच्छा, ये कॉलम्स ले लो और इन कॉलम्स पे एक फंक्शन अप्लाई करो। वो फंक्शन कहाँ है, वो फंक्शन है पांडास के अंदर, और वो फंक्शन इटसेल्फ क्या है, वो फंक्शन है कि इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दो भाई। ठीक है, और एरर आए तो उसको मुझे बता देना कि नॉट अ नंबर है। ठीक है, और ये df1 के अंदर न्यूमेरिक कॉलम्स, मतलब ये वाले कॉलम्स अपडेट कर दो। कोड रन किया, ग्रीन टिक हो गया। अच्छा देखो बेटा, इसमें ना कोई आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखने में वैसे ही नंबर आ रहा था। लेकिन इसको तुम वेरीफाई कैसे करोगे कि जो काम तुमने किया है वो सही किया है? वो तुम वेरीफाई ऐसे करोगे कि दोबारा से इन्फो चेक कर लोगे। ये देखो फ्लोट हो गया, फ्लोट मतलब डेसिमल। ठीक है, ये देखो। अब देखो एक बात जो मैं शुरू में तुम्हें डरा रहा था कि मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है भाई, देखो कितनी सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं यार, 11 और 13 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये तो हम बात कर चुके हैं कि यार एरर से हमने ज़बरदस्ती की थी तो वो नॉट अ नंबर हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो, अच्छा भाई इतनी वैल्यूज़ हैं, देखो 11 और 13 वैल्यूज़ हैं। और एक काम और करते हैं हम के, चलो आगे किया हुआ है कि ये मिसिंग वैल्यूज़ कितना परसेंट है पूरे डेटा सेट का। यार पूरे डेटा सेट का 4.125% मिसिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, और ये हमने कैसे निकाला, ये देखो इज एन ए तो सबको पता है ना, df1 के अंदर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब df1 के अंदर कॉलम की टाइप के हिसाब से देखेगा भाई, नंबर्स, रन्स, ये न्यूमेरिक कॉलम हो गए ना। अब तो न्यूमेरिक कॉलम के अंदर अगर नैन है जो कि नंबर नहीं है तो वो na ही रीड होगा। ठीक है, और उसका सम करके देना है मुझे, तो कॉलम वाइज सम मिल गया। अच्छा, अब इधर क्या किया, इधर थोड़ा सा कोड लंबा हो गया, इसलिए आपको समझने में मे भी हो रहा हो कुछ मसला। इसको मैं यार सेव कर देता हूँ कि
काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें स्टोर कर दिया इसको, सही है। और इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ इधर ही देखने के लिए कि क्या है काउंट, वही काउंट है। अब इस चीज़ को यहाँ से हटा के मैं रखता हूँ कि काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ का सम कर दो, मतलब ये 0 0 0 11 11 13 11 11 इनको सम कर लो और डिवाइड कर दो df1 का साइज़ क्या होता है, रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली मैं परसेंटेज देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 4.125% आ गया। देखो अब एक सवाल पैदा होता है, जेन्युइन सवाल है, तुम्हारा कंसर्न में भी हो कि यार एग्जामिनर ने इतना फोकस नहीं किया हुआ मिसिंग वैल्यूज़ पे जितना हसन अब्सार कर रहा है। भाई उसकी एक वजह है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको बोलेगा ही नहीं कि मिसिंग वैल्यूज़ को ये ट्रीटमेंट दो, एक्सप्लिसिटली बहुत कम बोलेगा, अनटिल एंड अनलेस कि वो एग्जामिन करना चाह रहा हो कि आपको वो चीज़ आती है नहीं आती। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करने हैं तो बेटा आपने एरर्स, जेन्युइन ज़ीरोज़ और मिसिंग वैल्यूज़, इनको ट्रीट करना है। ये तीन बातें नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीन बातें आपने जाने दी ना तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। वो एक होता है ना कि इल्म हासिल करते करते समंदर की गहराई में पहुँच गए, वो वाली गहराई में नहीं पहुँचोगे, समंदर की वो गहराई में पहुँचोगे कि डेटा के अंदर मौत वाक़या हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मिसिंग वैल्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब यार ये मिसिंग वैल्यूज़ तो हैं, पर ये मेरे डेटा में कहाँ कहाँ हैं वो मैं देख रहा हूँ अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने, अच्छा अब मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, मुझे मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वापस ऊपर आता हूँ, नमपाई मैंने इंपोर्ट किया और मैंने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और सीबाउंड भी मेरे सिलेबस में है, चलो मैंने सीबाउंड भी इंपोर्ट कर लिया। ये चीज़ें मैंने इंपोर्ट की, एक दफ़ा इंपोर्ट करनी होती हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए वापस आया था उधर। शुरू में अगर मैं बोल देता ना कि ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो भाई, तो आपको सवाल आता कि भाई क्यों कर लें, इसलिए जिस लाइब्रेरी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ आके बता रहा हूँ। तो हम थे जनाबे वाला इधर। अब मैंने कहा भाई एक प्लॉट बनाओ, ठीक है, जिसका साइज़ हो 10/6 का, और सीबॉर्न से बनाओ। सीबॉर्न क्या है, मैटप्लॉटलिब का ही फैंसी फॉर्म है। मैटप्लॉटलिब नहीं है, मैटप्लॉटलिब के ऑन टॉप ऑफ बनी हुई एक और लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब को फैंसी करती है थोड़ा सा। तो हीट मैप बना दो, मेरा जो डाटा फ्रेम 1 है उसके अंदर से जो इजनल हैं उनको ले लो, ठीक है, कलर बार शो करो और कलर मैप कौन सा शो करो, राइडिस शो कर दो, और इस पर टाइटल दे दो कि हीट मैप ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, और ये चार्ट रेंडर कर दो। यार अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो 213 वैल्यूज़ हैं उनमें से टॉप की वैल्यूज़ में मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। टॉप के रोज़ में से मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ आती हैं आखिर में जाके, ठीक है। तो आखिर में ऐसा क्या हो रहा है वो देख लेंगे हम। ये मैंने मिसिंग वैल्यूज़ देखने के लिए, ये देखो आखिर की वैल्यूज़ है ना। अब मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यूज़ का एक वेरिएबल बनाया। मिसिंग, यार ये नाम डुप्लीकेट, हाँ नहीं हो रहा नाम डुप्लीकेट, ठीक है। अच्छा भाई वेरिएबल्स के नाम हमने यूनिक रखने होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हम उसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, वरना क्या होगा कि वो वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा बेटा। तो मिसिंग वैल्यूज़ हमने एक डाटा फ्रेम बनाया मिसिंग वैल्यूज़ का, और हमने डाटा फ्रेम 1 जो हमारा मेन डाटा फ्रेम चल रहा है उस पर इज नल और एनी कोई भी रो वाइज वो हमने ले ली और कंसोल पे प्रिंट कर लिया इसको, ठीक है। प्रिंट के अंदर भी कमांड पास कर सकते हैं और वैसे भी। अब ये देखो ये क्या है, नोटा नंबर है, तो मेरे न्यूमेरिक कॉलम के अंदर नोटा नंबर आ रहा है। तो इसको अगर मैंने मशीन लर्निंग आगे अप्लाई करनी हुई तो मुझे इसको न्यूमेरिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से मामला होता जा रहा है थोड़ा सा ख़तरनाक, तो सीरियस होके आगे की चीज़ें सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो इम्प्यूट कर रहा हूँ नैन वैल्यूज़ को, क्योंकि मेरे डेटा सेट में नैन वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए।
अगर जेन्युइन नॉट अ नंबर हो तो हो सकता है, लेकिन इस केस में जेन्युइन नॉट अ नंबर होगा ही नहीं ना। देखो एक बंदे ने 3 मैच खेले हैं, ठीक है, और इनिंग्स कोई नहीं खेली, सही है, तो इसका मतलब है कि उसकी यार ये सारी चीज़ें ज़ीरो है ना, ठीक है। एक बंदा एक मैच खेला है और उसने बैटिंग नहीं की, तो बैटिंग नहीं की तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, इनिंग्स का बेसिकली मतलब ये होता है क्रिकेट में कि वो बंदा आउट कितनी दफ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर इनिंग ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा आउट नहीं हुआ। तो अगर वो बंदा आउट नहीं हुआ तो भाई फिर नॉट आउट वाले में भी तो वैल्यू होनी चाहिए थी ना। समझ में आ रहा है? तो अगर नॉट आउट वाले में नहीं है वैल्यू, नॉट अ नंबर है पहले क्योंकि डैश लगा हुआ होगा इसलिए, अगर इसमें कुछ वैल्यू नहीं है और यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि उसकी बैटिंग ही नहीं आई, ठीक है, कि उसने एक मैच में खेला, वो प्लेइंग 11 में था, उस खिलाड़ी की बैटिंग नहीं आई, इसलिए वो खिलाड़ी आउट तो हुआ ही नहीं, तो इनिंग काउंट नहीं हुई, और क्योंकि उसकी बैटिंग ही नहीं आई तो वो नॉट आउट भी नहीं रहा, ठीक है। तो एक बैट्समैन जो है जो प्लेइंग 11 में होता है, देखो उसके लिए अब ये बाइनरी है ना यार, उसके लिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बैटिंग आई है या बैटिंग नहीं आई है, ठीक है। अगर उसने बैटिंग की है तो अब देखो डिसीजन ट्री बन रहा है, अगर उसने बैटिंग की है तो वो आउट हुआ होगा या नॉट आउट हुआ होगा। अगर वो नॉट आउट रहा तो ये नंबर अपडेट होना चाहिए, अगर वो आउट हुआ तो ये नंबर अपडेट होना चाहिए। एक नंबर ज़ीरो है और एक नंबर नैन है। इसका मतलब है कि बैटिंग वाला जो साइड है ना ट्री की, बैटिंग वाली ब्रांच कट हो गई, तो बाइनरी था ना, बैटिंग वाली ब्रांच कट हो गई ट्री की, तो कौन सी ब्रांच रह गई? नॉट बैटेड वाली, इसकी बैटिंग नहीं आई बेटा, ठीक है। अब इसकी बैटिंग नहीं आई तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं ज़ीरो से, ठीक है। ये मैंने मार्कडाउन में नरेशन दे दी और मैंने कहा कि जनाबे वाला DF1 के अंदर रोज़ के अंदर, कौन सी रोज़ के अंदर? DF1 का जो इनिंग्स कॉलम है उसमें अगर ज़ीरो है तो ये वाले कॉलम्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर इनिंग्स ज़ीरो है इसका मतलब है मैंने ये वाले दो नैन छोड़ दिए ना, क्या ख्याल है? इन पे आगे करेंगे काम, अभी इधर की बात हो रही है। ज़ीरो है तो ये वाले कॉलम्स में ज़ीरो लिख दो, सही है। कोड एग्जीक्यूट किया, कोड डबल ब्लू टिक आ गया कोड पे, ठीक है। डबल ब्लू टिक का क्या मतलब है? कंसोल ने हमारा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिया, एग्जीक्यूट हो गया। अब इंप्यूट किया है तो इम्पैक्ट तो आया होगा भाई, इम्पैक्ट देखते हैं। अच्छा, दोबारा से मैं क्यों डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ भाई, मैं इधर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मिसिंग वैल्यूज़ चेक करता हूँ। अच्छा, मिसिंग वैल्यूज़ में स्टिल NN आ रहा है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ, ये देखो। अब मैंने क्या किया कि मिसिंग वैल्यूज़ DF के अंदर नैन को रिप्लेस कर दिया ज़ीरो से, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या कोई नल वैल्यू है मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर, तो वो कह रहा है कि जनाबे वाला 2 हैं, ठीक है। तो अब वो दो क्या केसेस हैं? वो दो ये केसेस हैं कि भाई बैटर ने एक ही मैच खेला, उसकी बैटिंग भी आई और वो नॉट आउट रहा। अच्छा, अब देखो इसमें आता है भाई इंटेंस क्रिकेटिंग नॉलेज। इंटेंस क्रिकेटिंग नॉलेज इसमें क्या है कि कितनी दफ़ा बैटिंग आई, ठीक है। जब एक बैट्समैन आउट होता है ना तभी उसकी बॉल्स प्लेड और रन्स स्कोर्ड ये काउंट होते हैं टुवर्ड्स एवरेज एंड स्ट्राइक रेट। अगर एक बैटर आउट नहीं हो तो उसकी इनिंग्स काउंट नहीं होती, ठीक है। स्कोर्स और बॉल्स काउंट होंगे उसके, लेकिन इनिंग्स काउंट नहीं होती एवरेज के लिए। सही है भाई। तो एक मैच था उसमें उसकी बैटिंग आई और वो नॉट आउट रहा, आउट नहीं हुआ वो, सही है।
और रन उसने बनाए 22 और वही उसका हाईएस्ट स्कोर है, लाजमी बात है उसकी एवरेज कोई नहीं है। तो यार देखो, मैं इसको ना ड्रॉप नहीं कर रहा, हालांकि ये एक केस है कि मैं ये वैल्यूज़ ड्रॉप कर दूं डाटा फ्रेम में से, लेकिन अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे अराफात मिन्हाज पाकिस्तान की, ठीक है। ठीक है भाई, तो एक मिनट, एक चीज़ मुझे देखनी है। हाँ, स्टेरिक्स हमने रिमूव कर दिए थे और हाई स्कोर में स्टेरिक नहीं आ रहा, नॉट आउट में, ठीक है, क्योंकि नॉट आउट है। अब देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इम्प्यूट, मतलब इनको इम्प्यूट कर रहा हूँ कैसे, कि मैं कह रहा हूँ कि यार उसका जो हाई स्कोर है ना वही उसकी एवरेज है, ठीक है। इससे कोई बंदा जो क्रिकेट भी जानता है और थोड़ा सा भी कोड जानता है वो बोलेगा कि भाई आप तो बाइसेंस इंट्रोड्यूस करा रहे हो, क्या पता वो दूसरे मैच में सेंचुरी बना ले तो उसकी एवरेज तो बहुत बढ़ जाएगी, क्या पता वो दूसरे मैच में ज़ीरो आउट हो जाए तो उसकी एवरेज तो बढ़ जाएगी। तो देखो भाई, क्या पता पे नहीं चलता, जो डेटा एक्चुअल है ना उस पर चलता है काम। तो हमारे पास जो डेटा एक्चुअल है उसमें जो वैल्यूज़ हैं मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डेटा फ्रेम के अंदर रोज़ में जाओ, इनिंग्स कॉलम में जिधर 1 है और नॉट आउट भी 1 है, ये क्या है एंड, ठीक है, जिधर नॉट आउट भी 1 है और एवरेज जो है वो नॉट अवेलेबल है, उधर क्या कर दो, इक्वल टू रन्स कर दो उनको, ठीक है। अब दोबारा कोड एग्जीक्यूट किया, मिसिंग वैल्यूज़ देखी, अच्छा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है अभी तक, इसको एग्जीक्यूट किया और फिर मैंने दोबारा चेक किया तो देखो अब मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ कुछ नहीं आ रही हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनाब वाला कंट्री के इनिशियल लिखे हुए हैं, कंट्री के इनिशियल प्लेयर कॉलम में, उनको लाना है नए कॉलम में, ठीक है, और नए कॉलम का नाम रखना है कंट्री। अच्छा अब देखो यार कितना ट्रिकी काम किया हुआ है इन्होंने, रिमूव द कंट्रीज इनिशियल। चलो भाई, पहले अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या मैं उसको नए कॉलम में सेव कर सकता हूँ? नहीं, जब मैं रिमूव करूँगा वो ख़त्म। तो पहले मुझे नया कॉलम बनाना पड़ेगा कंट्री नाम से और सेव करना पड़ेगा, उसके बाद रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक नया कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, df1 मेरा डाटा फ्रेम 1 जो नाम है उसके अंदर कंट्री का, आप देखो नाम इन्होंने दिया हुआ है ना, तो हम यही नाम यूज़ करेंगे। और वो ये कॉलम मुझे कैसे क्रिएट करना है वो भी बता रहा है कि इनिशियल्स फ्रॉम द प्लेयर कॉलम। तो मैंने कहा भाई डाटा फ्रेम 1 के अंदर प्लेयर का कॉलम है, ऑब्जेक्ट उसकी कैटेगरी थी, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट क्या करो, आर मतलब रीड, आर के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ना ब्रैकेट के अंदर उसको वो रीड करेगा, ठीक है। रीड कर लो क्या, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है, ठीक है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर पाक, SL, V, UAE, SA, पाक, ठीक है, टीम्स के नाम आ रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करके क्या करें, df1 में कंट्री नाम का कॉलम बना के उसमें रख दो, रख दिया। अब जब एक कॉलम आ गया मेरे पास कंट्री नाम का, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यार, इस कोड को मैं लाता हूँ ज़रा दूसरे कोड ब्लॉक में, इसे यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ और df1.head चेक करते हैं। ये देखो कंट्री का कॉलम क्रिएट हो गया मेरे डेटा फ्रेम में, जिम प्लेयर का नाम में जिम आ रहा है, UAE, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हटाने के लिए मैंने क्या किया कि DF प्लेयर्स के कॉलम में DF प्लेयर्स का कॉलम बराबर कर दो किसके, DF प्लेयर का कॉलम जो अभी है उस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके
और कौन सा वाला स्ट्रिंग ऑपरेशन? रिप्लेस का। क्या रिप्लेस करो? ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें, ठीक है, रिप्लेस हो गया भाई। अच्छा, देन डिस्प्ले फर्स्ट 2 rows ऑफ अपडेटेड df1 शोइंग ओनली प्लेयर्स एंड कंट्री कॉलम। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अपडेटेड df तो यही है ना अभी, df1 प्लेयर एंड कंट्री कॉलम दिखाओ इसका, उसका हेड दिखा दो और हेड में से सिर्फ 2 वैल्यूज दिखा दो। ये आ गया भाई प्लेयर और कंट्री नेम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सवाल है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज इन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, हम तो वैसे ही सेपरेट कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो कंट्री को df कंट्री के ऊपर n यूनिक का फंक्शन हमने अप्लाई किया और 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, 10 कंट्रीज हैं हमारे पास यूनिक। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स इन df1। भाई देखो, अगेन एग्जामिनर ने एक ट्रिक डाल दी अंदर, डिस्प्ले द लिस्ट। अब ये लिस्ट इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये लिस्ट डेटा टाइप है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम कंट्रीज का वैल्यू काउंट कर रहे हैं कि हर कंट्री के हैं कितने लोग। पाकिस्तान के हैं भाई 28 लोग। ठीक है, तो चलो अब आगे चल के देखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम पाक आ रहा है। ठीक है, तो अब हम df1 को प्लेयर्स की बेसिस पे फिल्टर कर लेते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये देखो नाम उसने दिया हुआ है, जो वेरिएबल का नाम सवाल में सजेस्ट हुआ हुआ है वो यूज़ करना है। df1 में जो कंट्री का कॉलम है उसमें पाक जहाँ पे भी आ रहा है तो वो प्लेयर्स उठा लो और उसको सेव कर दो पाकिस्तानी प्लेयर्स में। ये जनाबे वाला आ गए पाकिस्तानी प्लेयर्स। डी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। सवाल में क्या मांगा हुआ है? लिस्ट। अब बहुत आसान था कि मैं इसके आगे लिख देता टू लिस्ट। ठीक है, टू लिस्ट लिखता ये एग्जीक्यूट हो जाता फिर भी, लेकिन समझाने के लिए कि एक एक लाइन से हो क्या रहा है। ठीक है भाई, तो प्लेयर्स, इसको बल्कि मैं करता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स इज इक्वल टू पाकिस्तानी प्लेयर्स टू लिस्ट, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसोल पे प्रिंट कर दो। ये देखो अब ये हो गया है लिस्ट। ठीक है, ये देखो सही है भाई, लिस्ट आ गई पाकिस्तानी। अब देखो एक मज़े की बात जो मैं तुम्हें पहले कह रहा था कि मेरे लिए बहुत आसान है ड्रॉप कर देना। ये देखो, अगर अरफात मिनहास को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता, टीम से नहीं भाई, डेटा फ्रेम में से, डेटा सेट में से, तो वहाँ पे मेरा काउंट हिल जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ड्रॉप नहीं किया था बल्कि इंप्यूट किया था। हाँ भाई, जनरेट द फॉलोइंग विजुअलाइजेशन। अब देखो पांडास का काम ऑलमोस्ट एग्जामिनर ने हमारा चेक कर लिया कि हमें पांडास पे कैसी ग्रिप है, तो वो प्रोसीड कर रहा है नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ, प्लॉटिंग की तरफ। तो प्लॉटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी? मैटप्लॉटलिब थी और सीबॉर्न था। ठीक है, तो प्लॉटिंग हम सीबॉर्न पे कर रहे हैं और कस्टमाइजेशन मैटप्लॉटलिब पे कर रहे हैं। तो अच्छा देखो, हम सीबॉर्न पे क्यों कर रहे हैं? हम मैटप्लॉटलिब पे भी तो कर सकते हैं ना यार। एक एग्जामिनर जिसने एक्सप्लिसिटली मुझे बोला हुआ है कि सिलेबस में, ये सिलेबस है भाई, विजुअलाइज डेटा विद पाइथन एंड इट्स लाइब्रेरी पैकेजेस यूजिंग जुपिटर नोटबुक। क्या लाइब्रेरीज हैं? मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। तो जब मुझे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली बताया गया है तो मैं दोनों का नॉलेज एक्सप्रेस कर देता हूँ ना यार। ठीक है, अगर मैं मैटप्लॉटलिब पे ही प्लॉटिंग करता और मैटप्लॉटलिब पे ही कस्टमाइज़ करता तो मैं सीबॉर्न को एक्सप्रेस कैसे करता कि सीबॉर्न का नॉलेज है मुझे। तो देखो, जब राइटर ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला और मुझे चांस है कि मैं छक्का मार दूं, तो छक्का मार दूं ना भाई, नंबर बढ़ने के ही चांस है ना। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ला रहा हूँ जो सिलेबस में ही नहीं है, तो नंबर कटने के तो चांस खत्म हो गए, बढ़ने के चांस हैं। तो इसलिए मैंने दोनों लाइब्रेरीज यूज़ की। अच्छा, वही हमारा जिस तरह भाई ये जो लाइन है ना,
ज़रूरी नहीं है, ये इसके बगैर भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये लाइन आपको कस्टमाइजेशन ऑफर करती है कि आप साइज़ कंट्रोल कर लो। ठीक है, अब देखो स्कैटर प्लॉट बनाना है मैचेस प्लेड और स्ट्राइक रेट का। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एसएनएस में स्कैटर प्लॉट ले लिया मैंने, ठीक है, और डेटा मैंने इसको बता दिया भाई डेटा फ्रेम 1 है, एक्स पे मैचेस को रख दें, वाई पे स्ट्राइक रेट को रख दें। ठीक है, अब कस्टमाइजेशन में क्या कर रहा हूँ कि टाइटल देखो मैं दे रहा हूँ PLT से, मैटप्लॉटलिब से। ये टेक्स्ट मैंने टाइटल का दिया, फिर मैंने बताया टाइटल का फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कलर क्या होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ कस्टमाइजेशन जानते हों तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेबल्स दे दिए, एक्स पे मैंने क्या लिखा है मैट, एक्स पे मैंने कहा कि मैचेस प्लेड। अच्छा, टिक्स को मैं फ़िलहाल ना कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये मैं बताऊँगा बहुत ज़रूरी कि ये मैंने क्यों डाले हैं टिक्स। और वाई पे स्ट्राइक रेट है और वाई टिक्स को भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ग्रिड शो कर रहा हूँ ताकि रीडेबिलिटी बेहतर हो, और रेंडर कर रहा हूँ। चलो भाई, ये प्लॉट आ गया मेरे पास। अच्छा, अब देखो एक स्टूडेंट ने मेरे साथ प्लॉट शेयर किया, सॉल्यूशन शेयर किया है, वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और वो डिस्प्ले में इस नसीहत के साथ कर रहा हूँ कि बेटा वो सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये चार्ट देख रहे हो, अब उस सॉल्यूशन पे आओ। ये वाला चार्ट है, मैचेस प्लेड वर्सेस स्ट्राइक रेट। ठीक है, मैचेस प्लेड वर्सेस स्ट्राइक रेट। अब देखो भाई, इस चार्ट में इसका कोड भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो, ये है इसका कोड, मैचेस प्लेड वर्सेस स्ट्राइक रेट का कोड ये वाला है। सही है, अब देखो मैं अपने एक्स टिक्स को ख़त्म कर रहा हूँ 50 पे। ये डेटा पॉइंट्स किधर जा रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने एक्सेस इधर ख़त्म किया और ये मेरे एक्सेस से बाहर चले गए। ठीक है, तो रेंज का कॉन्सेप्ट पता है ना, मुझे रेंज के अंदर रखनी है वैल्यूज़। तो ये टिक्स इसलिए हैं, ये देखो फंक्शन भी रेंज का ही लगा हुआ है कि भाई साहब 0 से इनिशिएट करें, 60 तक जाएं 5 के डिफरेंस पे। तो रेंज में लास्ट आइटम मैक्सिमम एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है 0 से 60 का मैक्स क्या है? 60 एलिमिनेट हो गया। 5 के डिफरेंस से जा रहे हैं तो कहाँ एंड होगा? 55 पे। अब ये देखो, ये जो 50 है, ये एक लाइन मैंने किया तो ये 55 तक आ गया। अब देखो रीडेबिलिटी बेहतर हुई, इस पॉइंट को मैं जज कर पा रहा हूँ कि ये अराउंड 52.9 वगैरह कुछ होगा। लेकिन मैचेस प्लेड, हाँ देखो एक गलती टेक्निकल, क्या मैचेस प्लेड डेसिमल में हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये 53 मैचेस होंगे। इधर इधर क्या मैं रीड कर पा रहा हूँ कि कितने हैं? नहीं कर पा रहा। अच्छा, दूसरा हमने वाई लेवल पे भी टिक्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 200 तक जा रहा है, लेकिन हमने फिर भी हार्ड कोड कर दिया कि 200 तक जाना है। सही है, तो वो 200 तक था, वहीं तक रह गया। मैचेस प्लेड वर्सेस स्ट्राइक रेट का हमारे पास स्कैटर डायग्राम आ गई। और एक और फिर हमें कह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट बनाओ बाउंड्रीज़ का, और बाउंड्रीज़ को डिफाइन कर रहा है वो कि 4 + 6। ठीक है, बाउंड्रीज कोड वर्सेस स्ट्राइक रेट। तो सबसे पहले तो भाई 4 + 6 कर लेते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम इंट्रोड्यूस करो बाउंड्रीज के नाम से, और उस कॉलम में क्या हो, डेटा फ्रेम के अंदर जो 4s हैं वो, प्लस जो डेटा फ्रेम 1 के अंदर 6s हैं वो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई कमाल नहीं है। तो इस पर भी ग्रीन टिक आ गया। अब हमने क्या कर दिया, हमने भाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। ठीक है, बाउंड्रीज कोड क्रिएट कर ली। वर्सेस स्ट्राइक रेट का स्कैटर बनाना है। सिंपल ऊपर वाला कोड कॉपी करके पेस्ट कर लो और मैचेस की जगह पे बाउंड्रीज रख दो। ठीक है,
फिगर का साइज़ कंट्रोल किया हुआ है, एसएनएस यूज़ कर रहा हूँ, बता दिया क्यों यूज़ कर रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, डेटा इज़ डेटा फ्रेम 1, एक्स पे क्या रख रहा हूँ बाउंड्रीज और वाई पे स्ट्राइक रेट। ठीक है, प्लॉट का टाइटल बाउंड्रीज वर्सेस स्ट्राइक रेट, और बाउंड्रीज के साथ में ये भी लिख देता हूँ क्योंकि एग्जामिनर ने तकल्लुफ़ फरमाया है ये लिखने का, तो बेहतर है कि स्कीम ऑफ क्वेश्चन को फॉलो किया जाए। ठीक है भाई। अच्छा, एक्स लेवल पे पहले लिखा हुआ था और एक्स लेवल एक्स टिक्स दिए हुए हैं, वाई टिक्स दिए हुए हैं, लेबलिंग की हुई है, ग्रिड इनेबल किया हुआ है, और ये प्लॉट मैंने शो कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट था, ब्रीफली कमेंट ऑन वेदर मोर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को मैचेस से बोल रहे हैं। ठीक है, लीड्स टू अ हायर स्ट्राइक रेट। क्या ज़्यादा क्रिकेट खेलने से स्ट्राइक रेट अच्छा होता है? एक एग्जांपल देता हूँ भाई, ये मिसाल है और इसका ओरिजिनल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कभी डिफेमेशन का इशू नहीं हो जाए किसी के लिए। तो एक सपोज करते हैं कि एक क्रिकेट टीम है और उस क्रिकेट टीम का नाम है क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी चीज़ सपोज करते हैं कि उसमें एक ओपनर है जिनका इनिशियल है BA। ज़्यादातर ओपनर हैं पर कभी कभी वन डाउन भी आते हैं। BA स्टैंड्स फॉर बॉबी अंसारी। तो बॉबी अंसारी एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं, मगर क्या उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो रहा है मैचेस खेलने के साथ साथ? ठीक है, तो वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि एक्सपीरियंस स्ट्राइक रेट को हायर करता है या ज़्यादा बाउंड्रीज हायर करती हैं? भाई देखो, प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि ज़्यादा बाउंड्रीज। ठीक है, अभी मैं कोड लिखूंगा तो असल रिजल्ट आएगा, लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ। देखो, एक बॉल पे अगर मैं 4 रन बनाता हूँ, चौका मारता हूँ, एक बॉल पे 6 रन बनाता हूँ, स्ट्राइक रेट का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 100 बॉल्स। ठीक है, तो अगर मैंने 100 गेंदें खेली और मैंने हर बॉल पे चौका मारा तो 400 रन हो गए, हर बॉल पे छक्का मारा तो 600 रन हो गए, 100 गेंदें खेली, हर बॉल पे 1 रन बनाया तो 100 रन हो गए। तो बाउंड्रीज हिट करने से स्ट्राइक रेट तो बेहतर होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट क्या है हमारे केस में। ठीक है भाई, तो अब अच्छा देखो, ये देखो लीड्स टू। ठीक है, वजह बनना मतलब दो चीज़ों का रिलेशन स्टडी करना है। तो रिलेशन कैसे स्टडी करते हैं भाई? कोरिलेशन से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कोरिलेशन का भी हीट मैप बना दिया। सी बॉन्ड के अंदर हीट मैप बनाया मैंने किन 3 चीज़ों का। अब मज़े की बात देखो यार, एक मैं तुमसे ना बार बार शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि उसका सॉल्यूशन है ये वाला जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो साथ साथ दिखा रहा हूँ, ये वाला 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का सॉल्यूशन है और रिस्पॉन्स ये मेरा सॉल्यूशन है। तो देखो, स्टूडेंट्स बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत टेक्निकल और बहुत डिजास्टर्स गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो मैं तुम्हें दिखा इसलिए रहा हूँ कि भाई वो गलती नहीं करना। अब ये देखो, स्कैटर प्लॉट बनाया, ये ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कोरिलेशंस यार। ब्रो व्हाट द मॉस्किटो इज दिस यार। भाई अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? हम जब मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन देखो ये चीज़ समझो कि यार एग्जामिनर ने हमें बोला है कि जो तेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट कॉलम है उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर, है ना? कितना एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है। फिर हम अप्रॉक्सीमेशन पे क्यों जा रहे हैं? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेशन पे नहीं जा रहे। हमने कहा एक हीट मैप बना दो इन 3 चीज़ों का। ठीक है, कोरिलेशन का हीट मैप हो, एनोटेशन मतलब कि हीट मैप के अंदर दिखाओ कि वैल्यूज़ क्या हैं, और क्योंकि हीट मैप है इसलिए उसका कलर स्कीम रखो कूल, वार्म, लाइन विड्थ, ये कस्टमाइजेशन है जो भी आप देना चाहें।
और उसका टाइटल कोरिलेशन हीट मैप ऑफ बाउंड्रीज, मैच प्लेड एंड स्ट्राइक रेट, फॉन्ट साइज दिस, बोल्ड और कस्टमाइजेशन, और ये प्लॉट शो कर दें। और इसके बाद एक काम और कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो डेटा फ्रेम 1 के अंदर से मैचेस, स्ट्राइक रेट और बाउंड्रीज लेके उनका कोरिलेशन। ठीक है, ये कोड मैंने एग्जीक्यूट किया, अब ये देखो बेटा, मैचेस वर्सेस स्ट्राइक रेट इज 456 और हमारा क्या है, मैचेस वर्सेस स्ट्राइक रेट इज 486। ठीक है, ये देखो मैचेस एंड स्ट्राइक रेट का। तो हम एक चीज़ यार, जो एक्यूरेट पिन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्यों उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं? क्यों हमें ये एक लाइन ऑफ कोड लिखने की वजह से क्यों मौत वाक़या हो रही है, जबकि ये एक लाइन ऑफ कोड इंश्योर कर सकती है कि मैं मार्क्स स्कोर कर लूँ। वही क्रिकेट के डेटा सेट पे क्रिकेटर तुमसे बात कर रहा है ना, तो अगर मौका मिला है कि स्टेडियम से बाहर उठा के फेंको बॉल, छक्का मार दो, तो भाई छक्का मार दो ना, क्यों सिंगल बना रहे हो इतनी अच्छी गेंद पे? ठीक है, अब देखो जो सॉफ्ट कलर्स हैं ना, ब्लूइश शेड्स हैं, वो बता रहे हैं कि कोरिलेशन कम है। ऑन द अदर हैंड जब रेडिश साइड पे जा रहा है तो कोरिलेशन ज़्यादा है। तो मेरे पास सवाल था कि मैचेस और स्ट्राइक रेट या बाउंड्रीज और स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो मैचेस एंड स्ट्राइक रेट इज 0.49, सही है, और बाउंड्रीज एंड स्ट्राइक रेट इज 0.47, बाउंड्रीज एंड स्ट्राइक रेट इज 0.47। ठीक है, इधर 49 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये राउंड ऑफ हुआ है। अब देखो एक मज़े की बात है यार, मैचेस और बाउंड्रीज का कोरिलेशन कितना ज़्यादा है ना। तो अगर मेरे पास मैचेस और स्ट्राइक रेट का एक कोरिलेशन है और मैचेस का बाउंड्रीज के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन है, तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज का भी स्ट्राइक रेट के साथ कोरिलेशन होगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस पे हमने अपने ब्रीफ से कमेंट्स दे दिए कि भाई स्लाइट डिफरेंस है इनकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ में, और ये डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि डिसीजन को ट्रिगर करे। अब देखो, अब उसके स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, मॉडरेटली पॉजिटिव है बट अगेन स्ट्रांग नहीं है, सही है, और जो बेहतर स्ट्राइक रेट है स्लाइटली वो गेम अवेयरनेस की वजह से है। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न में भी शॉर्ट सिलेक्शन ओवर टाइम आप सीख जाते हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका स्ट्राइक रेट बढ़ाता है। ये वही बात जो हमने पहले की थी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा बाउंड्रीज मारते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्राइक रेट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट है, लेकिन एक हिंट है मेरे पास कि एक्सपीरियंस लीड्स टू हायर स्ट्राइक रेट। ठीक है भाई, ये देखो बाउंड्रीज और ये एक्सपीरियंस लीड्स टू हायर स्ट्राइक रेट, सही है। अच्छा, अब हमने एक और विजुअलाइजेशन बनानी है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, टोटल रन्स ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्राइक रेट ऑन वाई फॉर द टॉप 10 बैटर्स हु हैव स्कोर्स मोस्ट रन्स। ठीक है, मोस्ट रन्स हम सबसे पहले लेंगे, जिसको प्लॉट करना है पहले तो वो डेटा फ्रेम बनाएंगे ना। तो टॉप 10 रन्स बना लिए, डेटा फ्रेम 1 के अंदर से n लार्जेस्ट निकाल लो, n क्या है 10 है, सही है, और क्या रन्स, और फिर उसके बाद एक प्लॉट बना दो इस साइज़ का। अब जो स्कैटर प्लॉट में डाटा है वो DF1 नहीं है, अब डाटा है टॉप 10 रन्स, और एक्स पे मैं रख रहा हूँ रन्स को क्योंकि मेरे एग्जामिनर की ख्वाहिश है, वाई पे रख रहा हूँ स्ट्राइक रेट को। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैंने बेटा देखो फॉर लूप है ये, फॉर आई का मतलब है कि एलिमेंट इन टॉप 10 रन्स के अंदर जो भी प्लेयर है
उस पर हर रो पे क्या इटरेट करो, टेक्स्ट लिख दो। क्या टेक्स्ट लिख दो, जिधर रोज और कॉलम्स मैच हो रहे हो उधर प्लेयर का नाम लिख दो और फॉन्ट साइज इसका 9 कर दो, ठीक है। और टाइटल इसका दे दो कि टोटल रन्स वर्सेस स्ट्राइक रेट ऑफ टॉप 10 रन स्कोरर्स। और कस्टमाइजेशन अप्लाई कर दी, लेबल्स अप्लाई कर दिए, ग्रिड इनेबल कर दिया। ग्रिड क्यों इनेबल करता हूँ मैं, रीडेबिलिटी के लिए, ग्रिड ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। ये देखो ये आ गए टॉप 10 बैटर्स, सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, प्रेडिक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब अब आ गई है मशीन लर्निंग, अब होगी मॉडलिंग। मीडिया वाली नहीं यार, हमारी वाली। अब आओ देखो यार, जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया ना असाइनमेंट, वो बेटा ये क्या है यार, इंपोर्ट प्लॉटली एक्सप्रेस एज। भाई प्लॉटली हमारे सिलेबस में ही नहीं है। जितना फैंसी चार्ट बना के दे दो एग्जामिनर ना, वो एक सिंबल है जो मीडिया पे या सबके सामने करना नहीं चाहिए, मगर एग्जामिनर का ना वर्चुअल रिएक्शन ये वाला आएगा, सही है। ये क्या है यार, इससे मतलब स्पेलिंग्स पढ़ने में क्या मसला हो रहा है यार। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न यूज़ करना है, ठीक है। आते हैं वापस इधर। तो भाई प्लीज़ ये वाला जो एक इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक सर्कुलेट हो रही है, ये यूज़ मत करना। अच्छा, अब देखो हमने एक प्रिडिक्टर्स कॉलम लेने हैं, ठीक है, जो प्रिडिक्ट करेंगे। क्या प्रिडिक्ट करेंगे वो हमें बताएगा ये एग्जामिनर खुद। मैचेस, रन्स, 4, 6, 50s, मैचेस, रन्स, 4, 6, 50s एंड एवरेज। हमने इनको स्टोर कर लिया वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम है प्रिडिक्टर्स, ठीक है। और टारगेट हमने क्या प्रिडिक्ट करना है वो भी आगे पता चलेगा। स्प्लिट द डेटा सेट इंटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स ऑफ 80-20 रेशो, ठीक है। टेस्टिंग कितने पे होगी, 20 पे। तो हम टेस्टिंग का बताते हैं कि भाई टेस्ट का साइज कितना होगा। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, चलो भाई ज़िंदगी आसान हो। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अगर इधर होती ना वो लासो रिग्रेशन या रिज रिग्रेशन, ठीक है, तो फिर हमें डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता। प्रिडिक्ट करना है स्ट्राइक रेट, तो टारगेट वेरिएबल क्या हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया भाई, ठीक है। अब देखो, अब मज़े की बात, हमने शुरू में 9 को 0 से रिप्लेस किया था। क्या मैं उन ज़ीरोज़ को अपने मशीन लर्निंग मॉडल में लेके आऊँ? नहीं लेके आऊँगा भाई, कभी भी नहीं। क्योंकि यार वो देखो मेरे डेटा के अंदर स्क्यूनेस इंट्रोड्यूस करेंगे। वो खिलाड़ी जिसने एक मैच खेला और उसकी बैटिंग भी नहीं आई, ठीक है, और मैंने उसको 0 से रिप्लेस किया हुआ है, तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि उसकी एवरेज 0 थी, उसका स्ट्राइक रेट 0 था, उसने 0 चौके छक्के मारे? नहीं, उसकी बैटिंग ही नहीं आई, ठीक है। वो मैं यूज़ नहीं करूँगा मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने डेटा फ्रेम को फिल्टर कर लिया। भाई डेटा फ्रेम 1 में ऑपरेशन अप्लाई करो डेटा फ्रेम 1 के प्रेडिक्टर्स कॉलम के ऊपर, ठीक है। डेटा फ्रेम 1 के अंदर से ये वाले कॉलम्स, इन कॉलम्स में जहां वैल्यू 0 के बराबर नहीं है वो ले लो सारे के सारे, ठीक है। अब ले लिए, तो डीएफ फिल्टर्ड के अंदर, इस वाले डेटा फ्रेम के अंदर ये वाले वैल्यूज़ जो है ना, इनको एक्स पे प्लॉट कर दो और डीएफ फिल्टर्ड में से टारगेट यानी स्ट्राइक रेट को वाई पे प्लॉट कर दो। डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर देखते हैं कि इधर क्या किया हुआ है। अच्छा, टॉप 10 को scatter plot that plots total run on x and y for 10 batters who scored most runs। तो ये क्यों प्रिंट किया हुआ है इन्होंने भाई? चलो मर्जी है, हैं फिर वही चार्ट
भाई देखो ये होता है क्या, आप काम करें चैट जीपीटी से, और ये चैट जीपीटी भी नहीं लग रहा मुझे, तो ये जेमिनाई वगैरह लग रहा है। भाई प्लॉटली हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और फिर सेम चार्ट को डुप्लीकेट करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इधर से इन्होंने मॉडल को टेस्ट से स्प्लिट किया हुआ है, हाँ यूजुअल मॉडल है, सही है। ठीक है भाई, प्रेडिक्टर्स और टारगेट हमने ले लिए। और उसके बाद हमने देखो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, दो हमारे पास एक्सिस हो गए ना, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट, सही है। और इसको हम स्प्लिट करेंगे किस पे, एक्स और वाई को, टेस्ट साइज 20%, सही है। रैंडम स्टेट 42, रैंडम स्टेट 42 इसलिए कि यार एक देखो कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं बैच और इपॉक्स। तो बैजेस और इपॉक्स जब हमें रन करने होते हैं ना, तो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस केस में तो वो नहीं है, लेकिन रैंडम स्टेट 42 जो है ना, वो उन चीज़ों को कांस्टेंट रखती है। जिस तरह वो इकोनॉमिक्स में होता है ना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मशीन लर्निंग में कोड है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। अच्छा, मॉडल हमारे एग्जामिनर ने मेहरबानी की हुई है कि लीनियर रिग्रेशन कहा है, तो मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर, लेकिन मैं लाया कहाँ से हूँ ये मॉडल यार? क्या मैंने कोड में कहीं पे डिफाइन किया है लीनियर रिग्रेशन? नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि मैंने ये इंपोर्ट किया होगा, है ना। आ जाओ बैक टू द सेल नंबर 1, फ्रॉम साइकिट लर्न मॉडल, एसके लर्न साइकिट लर्न लर्न मॉडल, लर्निंग मॉडल कौन सा, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया, और ठीक है ये मॉडल। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है यार, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनती है, स्ट्रेट लाइन होती है वो, है ना। एक्स और वाई एक्सेस होते हैं और उसके बीच से लाइन बन रही होती है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मॉडल फिट करें आप, लाइन ऑफ बेस्ट फिट करें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, ठीक है। और प्रिडिक्शन दे दें मुझे एक्स टेस्ट पे, वाई की प्रिडिक्शन दे दें और वाई की प्रिडिक्शन प्रिंट कर दें। तो मेरे ख्याल में नीडफुल डन हो गया इस पर कि डाटा सेट बनाए, इन वेरिएबल से प्रेडिक्टर बना दिया हमने, ठीक है। डाटा सेट को ट्रेनिंग टेस्ट में 80-20 करें, 20 कर दिया हमने, तो रिमेनिंग 80 हो गया ऑटो। लीनियर रिग्रेशन बनाएं एंड जनरेट प्रेडिक्शंस जनरेट करने तक हम आ गए हैं, ठीक है। वो प्रेडिक्शंस हमने प्रिंट भी करके देख ली, ये हमारे पास आ गई प्रेडिक्शंस, ठीक है भाई। अब देखो मज़े की चीज़ यार, ये जो मैंने प्रेडिक्शन की है ये कितनी एक्यूरेट है। वो एक प्रेडिक्शन सी स्टार पे मैंने पूछी थी स्टूडेंट से कि डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी पे आईकैप पहले रिलीफ देगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान पहले रिलीफ देगा। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि ईरान पहले दे देगा सर, और वही हुआ। तो प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है वो हम देखते हैं अभी अपनी। अच्छा, दो मेजर्स होते हैं, आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और एक होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। तो आर स्क्वायर को देखते हैं। अब आर स्क्वायर क्या है भाई, कहीं पे डिफाइन किया हुआ है ये वाला फंक्शन मैंने? नहीं। रूट मीन स्क्वायर एरर कहीं पे किया हुआ है? नहीं। तो ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ होगा यार, ठीक है। अच्छा देखो, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट इंपोर्ट किया हुआ है और रूट मीन स्क्वायर एरर। अच्छा एक चीज़ और यार, इसमें ना स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको मैथमेटिकली स्क्वायर रूट कर लेंगे। कर लो आप, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब एक फंक्शन मौजूद है, देखो एक्सेल के अंदर अगर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का फंक्शन मौजूद है, तो आप क्यों मैनुअली a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1 कर रहे हैं? मैनुअली क्यों कर रहे हैं? सम का फंक्शन मौजूद है ना, तो वो इसलिए है कि उसको यूज़ किया जाए,
ठीक है भाई, तो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर का भी फंक्शन है, लेकिन वो करके फिर हमें मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा स्क्वायर रूट का, इसलिए हम इंपोर्ट ही रूट मीन स्क्वायर एरर को कर रहे हैं और आर स्क्वायर को। ठीक है भाई, इंपोर्ट स्टेज डन। अब देखो मैंने कहा भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्कोर, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर एरर, वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्शन, और दोनों को प्रिंट आउट कर दो 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके। ये लो भाई, R2 स्कोर है मेरा 0.6562। यार इसका मतलब है कि मेरा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है 65%। स्ट्राइक रेट में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उनकी 65% वजह ये वेरिएबल्स है, आर स्क्वायर का ये मतलब है, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर एरर 9.18 है। इसका मतलब है कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया है ना, वो 9 नंबर का फ़र्क है मेरे प्रिडिक्शन में और एक्चुअल में, सही है। 9 नंबर कम से 9 नंबर ज़्यादा तक में। और इधर क्या चल रहा है, इधर भी देखते हैं। लो भाई आर स्क्वायर, यार देखो एक तो है ना कि आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया है, भले करो, आपके तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई ये यूज़ करना आना चाहिए, पर यार थोड़ा सा ना उसके साथ साथ सेंस यूज़ करना भी आना चाहिए। यूज़ किया है तो एग्जामिनर को बता क्यों रहे हो कि मैंने यूज़ किया भाई, ये क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम हमारे कीबोर्ड से हम करते हैं क्या ऐसे? खैर भाई मर्जी है स्टूडेंट की। तो अब अच्छा देखो, इन्होंने भी यही किया हुआ है कि नंपाई का स्क्वायर रूट यूज़ किया और मीन स्क्वायर एरर को एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट को स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया और फिर स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। और अच्छा स्क्वायर करके स्क्वायर रूट क्यों करते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो नेगेटिव वैल्यू भी आती है ना यार, हो सकता है मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ नॉर्मन ज़्यादा, एक्चुअल में कम हो रहे हूँ नॉर्मन, या ये भी तो हो सकता है कि ऑपोजिट हो कि मैं नॉर्मन कम प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा डिफरेंस जो है वो प्लस साइड में भी आ सकता है, माइनस साइड में भी आ सकता है ना। तो अब नेगेटिव को कैसे, इनको अगर मैं मीन करूँगा तो प्लस माइनस हो के और नेट रिजल्ट मेरा अप्रोचिंग ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस को जब प्लस है मतलब प्लस 9 है, उसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 81, ठीक है। और जो नेगेटिव 9 है उसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, वो भी 81 आएगा। अब जब मैं 81 को स्क्वायर रूट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 9, प्लस माइनस 9 आएगा, ठीक है, लेकिन 9 लेंगे हम उसको क्योंकि 9 नंबर्स का फ़र्क पड़ रहा है, तो एब्सोल्यूट नंबर आ गया, ठीक है ना। अब 9 नंबर कम साइड पे और ज़्यादा साइड पे दोनों पे हो सकता है, समझ रहे हो बात। और ये मॉडल जो है ना भाई, इसमें देखो रूट मीन स्क्वायर एरर है 20, मतलब 20 रन से ऑफ है ये मॉडल यार। और जो तुम्हारे भाई ने मॉडल कोड किया है वो सिर्फ 9 रन से ऑफ है। इसका मतलब है कि देखो यार, फ्रेंचाइज एक डिसीजन लेगी तो वो डिसीजन भाई एक्यूरेट होना चाहिए ना, सही है। अब मुझे बताओ कि मैं यार शाहीन अफरीदी को खिला रहा हूँ एक टीम में और मैं उससे बैटिंग ओपन करवा दूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, मे भी हो भी जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बेवकूफ़ी पे मबनी है, ठीक है। इसी तरह मैं एक बैटर से बॉलिंग करवाऊँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये मुझे मैच विन करके दे देगा, मे भी कर दे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत थोड़े से हैं, ठीक है। अब ये देखो यार, आर स्क्वायर स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा हो, 1 के नज़दीक हो, और रूट मीन स्क्वायर एरर 0 के नज़दीक हो, तो आपका मॉडल उतना अच्छा शुमार होता है। तो हम रूट मीन स्क्वायर एरर को 0 के नज़दीक ले आए हैं और आर स्क्वायर को हम 1 के नज़दीक ले आए हैं। अच्छा आर स्क्वायर इंडिकेट, अब ये देख लो भाई, ये आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये मार्कडाउन है और ये मार्कडाउन में स्क्वायर लिखा है, ये जीपीटी नहीं है। द आर स्क्वायर स्कोर ऑफ दिस इंडिकेट्स दैट अप्रॉक्सीमेटली इतना ऑफ वेरिएशन इन स्ट्राइक रेट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, ठीक है।
कि जो प्रेडिक्टर हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 65% चेंज इनकी वजह से और 34% चेंज जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो अनएक्सप्लेन्ड यार देखो चेंज हो सकता है। अब अगर मैच में बारिश हो जाए, ठीक है, तो पिच की डायनेमिक्स बदल जाएंगी। पिच के ऊपर ग्रास आया हुआ है या एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, तो डायनेमिक्स बदलेंगे। स्कोर होने की एक पिच है जो बैटर को फेवर करेगी और दूसरी पिच है जो बॉलर को फेवर करेगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मॉडल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल वेरिएबल्स हैं ना यार, इनका इम्पैक्ट तो आता है ना स्ट्राइक रेट पे। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, एक कॉन्सेप्ट है आउटफील्ड का। आउटफील्ड ये होता है कि एक दायरा होता है ना, दायरे के बाहर घास लगी हुई है, वो कितनी ऊंची है घास। अगर आउटफील्ड हैवी है, घास ज़्यादा उगी हुई है, तो बॉल जो जाएगी रोल होती हुई वो फ्रिक्शन फेस करेगी और जल्दी रुक जाएगी, बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकेगी। तो अगर आउटफील्ड थिक है, हैवी है, तो स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा, बाउंड्रीज कम हो जाएंगी, है ना। तो ये जो 34% है ये वो है। अच्छा, मॉडल कोएफिशिएंट लाने हैं और छक्कों का इम्पैक्ट बताना है भाई। सिंपल है, हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट नाम का डेटा फ्रेम बना लिया। मॉडल्स कोएफिशिएंट हमारे पास हैं, प्रिडिक्टर्स हमारे पास हैं, इनको प्लॉट किया और प्रिंट आउट ले लिया कंसोल पे। अब देखो ये क्या क्या पता चल रहा है यार कि मैचेस का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, थोड़ा सा इम्पैक्ट है, चौके लगने का भी इम्पैक्ट है, छक्कों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, 50s का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मॉडल मेरा एक्सप्लेन कर रहा है कि छक्के लगने का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, 1.46, ठीक है भाई। और वो प्लेयर जो कंसिस्टेंटली छक्के मार सकता है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा, उसको टीम में इंडक्ट करना चाहिए। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये अकेला मेजर नहीं है, और भी मेजर्स हैं। अच्छा भाई, अब लेना है हमने इनपुट, और इनपुट का क्या केस है कि हमने जो हमारे प्रेडिक्टर्स हैं ना, उनसे यूज़र इनपुट लेना है कि यूज़र इनपुट करे उन प्रेडिक्टर्स को, और फिर हमें आउटपुट में स्ट्राइक रेट मिले, ठीक है। तो हम इस कोड को रन करते हैं। पहला कि मैचेस प्लेड, भाई मैचेस प्लेड हम कर देते हैं 10 मैचेस खेलें। टोटल रन्स कितने बनाए, 10 मैचेस में 1000 रन बनाए। चौके कितने मारे, कितने चौके मारे भाई, 10 मैचेस में से 100 चौके मारे। छक्के कितने मारे, 50 छक्के मारे। 50 कितनी बनाई, 1000 रन थे ना, तो 1000 रन में से कह लो कि 500 रन हम कर लेते हैं 50s के, ठीक है। बैटिंग एवरेज कितनी थी, तो 5, इसको भी हम करते हैं अराउंड 46 समथिंग। ये देखो स्ट्राइक रेट हमारा प्रिडिक्ट हो गया 154, सही है। अब इस 154 को जो हमने वैल्यूज़ डाली है ना, ये वैल्यूज़ 65% या जो भी इधर आउटपुट था हमारा कितना था, हाँ 65% एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। और ये कितना सही है भाई, ये सही है 65%, ठीक है। और अगर ये गलत हो जाए तो कितना गलत हो सकता है, ये हो सकता है कि 154 में से 9 माइनस कर दो तो 145, और 9 प्लस कर दो 163, मतलब 145 से लेकर 163 के बीच का स्कोर वो प्लेयर बनाएगा। स्ट्राइक रेट, सॉरी स्कोर नहीं, स्ट्राइक रेट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, हाँ इसमें एक चीज़ और बड़े मज़े की यार की हुई है, ये तो मैंने रन करके दिखा दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैचेस इनपुट ले लो और उसको पूछो कि मैचेस प्लेड, ये प्रॉम्प्ट है, जब यूज़र से पूछा जाएगा तो उससे ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं, ये देखो मैचेस प्लेड, इधर देखो। अच्छा, आप अगर कोई और आईडी ही यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी आपके लिए इधर पूछा जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैचेस प्लेड मेरे से पूछा जा रहा है, वही डाल देता हूँ 10, 1000,
160 10 60। ठीक है भाई, ये मैंने इनपुट डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार 2.5 मैचेस खेले? नहीं कह सकता ना। तो ये इनपुट मुझे इंटीजर में लेना है, फ्लोट में नहीं लेना। ये एग्जामिनर ने बड़े होशियारी से, बहुत होशियारी से डेटा टाइप्स का सवाल पूछ लिया है। सही है? क्या मैं रन्स बना सकता हूँ कि मैंने आधा रन बनाया? देखो यार, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैच, रन, चौके, छक्के, 50, ये बेटा गिने जाते हैं, नापे नहीं जाते। जो चीज़ गिनी जाएगी ना वो डिस्क्रीट होगी, वो इंटीजर होगी, और जो चीज़ नापी जाएगी वो कंटिन्यूस होगी, फ्लोट होगी। एवरेज जो है वो डेसिमल में हो सकती है। क्या 50s डेसिमल में हो सकती हैं? कि मैं कह लूँ कि यार 75 रन बनाए एक बैटर ने, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसने 1.5 50s बना ली? नहीं, 50s उसकी सर एक ही है, बाकी ऊपर 25 रन एडिशनल है, 50 नहीं है वो। सही है? तो जो असाइनमेंट सर्कुलेट कर रही है आप लोगों में, उसमें क्या कमाल किया हुआ है कि सारा कुछ फ्लोट है। ठीक है? अब इधर क्या है कि देखो, अगर मैं इधर हमारे वाले में इसे मैं रन करता हूँ और मैं मैचेस प्लेट को डालता हूँ 3.5, एरर आ गया। ठीक है कि भाई इंटीजर विद बेस 10 में 3.5 नहीं होता। सही है? ऑन द अदर हैंड इस कोड में मैं डालूंगा ना कि तो उसने 3.5 मैच खेले तो इनपुट ले लेगा। अब 3.5 मैच का 3.5 मैचेस का क्या मतलब हुआ बताओ? कि 3 मैचेस में बैटिंग मिली और 1 मैच में बैटिंग नहीं मिली? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बैटिंग नहीं मिली इज अ सेपरेट वेरिएबल। ठीक है? तो ये एग्जामिनर ने बहुत होशियारी से सवाल में डेटा टाइप्स पूछ लिए हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने होशियार हैं कि हमने उसको एड्रेस कर लिया। ठीक है भाई, ये हो गया। और उसके बाद अब करना है हमने रिमूव दोज प्लेयर्स फ्रॉम डाटा फ्रेम 1 जिन्होंने बॉल फेस नहीं की, और उसको सेव कर लो एस DF2। और चलो ठीक है, दोज प्लेयर जिन्होंने बॉल फेस नहीं की, वो BF का कॉलम 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उनका। तो DF2 हमने क्रिएट कर लिया और डाटा फ्रेम 1 के अंदर BF के कॉलम को, और भाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये 0 के बराबर लिखा हुआ था भाई ने। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उनको सेव कर लो DF2 में और DF2 को प्रिंट करो। ये DF2 आ गया। ठीक है, बॉल्स फेस्ड 0 नहीं है कहीं पे भी। लास्ट वाले बंदे ने भी एक बॉल फेस की है। ठीक है भाई, तो इसको सेव करना है DF2 के नाम से। DF2 के नाम से हमने सेव कर लिया और इंडेक्स सेव नहीं कर रहे हम। ये DF2 की फाइल आ गई। इस फाइल को देखते हैं। ये देखो ठीक है, इसमें बॉल्स फेस्ड का कॉलम ग्रीन है और ब्लू और वाइट के बीच में इंक्लोज हुआ हुआ है। ये वाला है देखो, 1 बॉल फेस की हुई है, 2 बॉल्स फेस की हैं, 2 की है, 0 वाले नहीं की हुई कोई भी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला कल हम उस पर काम करेंगे। ठीक है भाई, देखो यार, ये तो एक सवाल था, सॉल्व हो गया। दूसरी बात ये कि आप लोग ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, आप लोग Gemini यूज़ कर रहे हैं, आप करें यूज़। आपको सिलेबस में इजाज़त दी हुई है कि यूज़ करना आना चाहिए। ये देखो, ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, ये कोड क्रिएशन, कोड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन में आपको आना चाहिए। लेकिन यार वो कोड समझ तो लो कि वो कोड क्या दिया है उसने। अभी तो देखो, मुझे विजिट्स करके लिखा हुआ नज़र आया था कुछ, ये iPy विजिट्स। यार ये क्या बनाना चाह रहे हो? स्लाइडर, फ्लोट, ये क्या बनाना चाह रहे हो भाई? तो प्लीज़ ऐसे नहीं करें। जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं वही टेस्ट होंगी, वही टेस्ट हो रही हैं, उन्हीं को यूज़ करें। ठीक है, तो इस दुआ के साथ कि आप सबका असाइनमेंट बहुत अच्छा जाए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हर वक्त 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर आप लोगों के पास है। जब चाहें जो सवाल हो आप मुझे वॉइस मैसेज करें
और रात का थोड़ा सा पीरियड छोड़ के इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, खुदा हाफिज़।